जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री 10 FBISC के कोर्स को कवर करेंगे, जो हम पहले कर रहे थे। आज हम यूनिट 2 मैटर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जी, तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस MCQs में जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट हैपेंस टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग मेल्टिंग। तो जी, ये साद भी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यू है व्हाट हैपेंस टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग मेल्टिंग, यानी कि मेल्टिंग के दौरान सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी को क्या होता है। तो वो इंक्रीज़ करती है क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहती है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करती है। तो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो ओवरऑल इंक्रीज़ करेगी। विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सॉलिड टर्निंग डायरेक्टली इनटू अ गैस। तो ये है हमारे पास सब्लिमेशन। बॉइलिंग अकर्स एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, जो कि हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। During condensation, the particles in a gas. During condensation, the particles in a gas lose energy and move slower. तो जब आप गैस से लिक्विड में आ रहे हैं कॉन्डेंसेशन के दरमियान में, तो आपके जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और वो कम स्पीड से मूव करेंगे। Which law states that the volume of a gas is directly proportional to its temperature at constant temperature? तो कौन सा लॉ हमारे पास कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो ये है हमारे पास चार्ल्स लॉ। स्टेट करो चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ है हमारे पास वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसके बाद है हमारे पास इवेपोरेशन डिफर्स फ्रॉम बॉइलिंग बिकॉज इवेपोरेशन है वो बॉइलिंग से डिफरेंट है क्योंकि इवेपोरेशन अकर्स एट द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर। तो बिल्कुल इवेपोरेशन जो है वो हमारे पास सिर्फ सरफेस पर होती है और वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है। अगर हम बात करें बॉइलिंग अकर्स ओनली एट द सरफेस, तो ये भी गलत है। इवेपोरेशन रिक्वायर्स फिक्स टेम्परेचर भी गलत है और बॉइलिंग अकर्स एट एनी टेम्परेचर भी गलत है। विच फैक्टर अफेक्ट्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास और टेम्परेचर ये दोनों इफेक्ट करते हैं, बोथ ए एंड बी। सॉलिड एयर फ्रेशनर्स यूज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी। The diffusion of medicine in the body is important because it ensures the medicine reaches all parts of the body. डिफ्यूजन के थ्रू आपकी मेडिसिन जो है वो तमाम पार्ट्स तक पहुंच जाती है। तो इसके बाद अब हम लोग जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन पर। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फेज चेंज फ्रॉम आइस टू वाटर। सो ये क्वेश्चन हम ऊपर लिख लेते हैं और नीचे साद उस्मान इसको एक्सप्लेन करेंगे। जी, तो यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं कि ये एक्सप्लेन करें कि क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब आपके पास आइस से वाटर के दरमियान में फेज चेंज होता है। तो सबसे पहले आइस से वाटर के दरमियान फेज चेंज या तो मेल्टिंग होगा या फिर वो फ्रीजिंग होगा। अब इसके में टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है, तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि बिकॉज काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, तो आपके पास आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम गिवन टू द फेज चेंज व्हेन अ सॉलिड इज कन्वर्टेड डायरेक्टली टू अ गैस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि उस फेज चेंज को क्या नाम दिया जाता है जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने पहले बात की, उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन। नेक्स्ट Okay, question number 3. What is the difference between evaporation and boiling? तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो इसके ऊपर हमने पिछली वीडियो में बात की थी। इवेपोरेशन सिंपली आपके पास यहाँ पर अगर हम लोग एक टेबल बना दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम लोग देखेंगे इवेपोरेशन और बॉइलिंग के दरमियान में डिफरेंस। इवेपोरेशन और बॉइलिंग। तो इवेपोरेशन सबसे पहले हमारे पास एट एनी टेम्परेचर हो जाएगी बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, जबकि बॉइलिंग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पर होती है एट BP। इसके बाद हमारे पास जो इवेपोरेशन है वो एट सरफेस होती है। बॉइलिंग हमारे पास
थ्रू आउट द लिक्विड होती है, थ्रू आउट लिक्विड। और इसके बाद हमारे पास जो इवेपोरेशन है, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, जबकि बॉइलिंग हमारे पास एक फास्ट प्रोसेस है। इवेपोरेशन में हमारे पास बबल्स नहीं बनते, जबकि बॉइलिंग में हमारे पास बबल्स बनते हैं। ओके, नेक्स्ट। Question number 4. Explain the effect of increasing temperature on. Sorry. Question number 4. Interpret a heating curve for water, identifying key phase changes. तो ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन, जो कि हमें कह रहा है इंटरप्रेट अ हीटिंग कफ फॉर वाटर आइडेंटिफाइंग की फेज चेंजेस। यानी कि एक हीटिंग कफ बनाएं वाटर के लिए, जिसमें आप मेन फेज चेंजेस को लेबल करें। तो इसमें हमने इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बनाया था। सिंपली आपने इधर टेम्परेचर बना देना है, उधर टाइम भी बना देना है, और ये हीटिंग कर्व है, आप विद टाइम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। तो हम लोग एक ऐसे टेम्परेचर शुरू करते हैं जहाँ पर वाटर आइस हो, क्योंकि ये हीटिंग कर्व है। तो एक आइडियल टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस। इधर से ये इसका टेम्परेचर बढ़ेगा अंटिल ये रीच कर जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है। उसके बाद इसका टेम्परेचर थोड़ी देर तक कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद इसका टेम्परेचर फिर से इंक्रीज़ करना शुरू होगा अंटिल ये पहुंच जाएगा इसके बॉइलिंग पॉइंट पर, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस। उधर पहुँच कर ये फिर से कांस्टेंट रहेगा, और फिर आगे ये बढ़ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास था सॉलिड, देन लिक्विड और देन गैस। और ये रहे हमारे पास 3 की फेस चेंजेस जो उन्होंने कहे थे। सबसे पहले है हमारे पास, बल्कि 2 फेस चेंजेस हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग। इसके ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में पिछली वीडियो में बात की थी। नेक्स्ट। Question number 5. Explain the effect of increasing temperature on the pressure of a gas in a sealed container. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें कह रहा है कि आप एक्सप्लेन करें इफ़ेक्ट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो प्रेशर पर क्या इफेक्ट होगा जबकि कंटेनर सील्ड है। तो सबसे पहले, क्योंकि कंटेनर सील्ड है तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा। कंटेनर सील्ड है तो हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब इसके बाद अगर हम लोग टेम्परेचर नहीं, सील्ड है तो हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। सॉरी, क्योंकि हमारे पास उसका वॉल्यूम अब चेंज नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास वो कहना है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का प्रेशर पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो अब चूँकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, तो हमारा प्रेशर बढ़ेगा। क्योंकि जितना हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे, उतनी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और अब वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकेंगे कंटेनर की वॉल्स पर, तो उनका ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी कि उनकी रैंडम मोशन, काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनकी रैंडम मोशन ज़्यादा हो जाएगी, और वो ज़्यादा उनकी जो कोलिजन्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। कोलिजन ज़्यादा होने से फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6. How does increasing the external pressure affect the boiling point of a liquid? तो इसके ऊपर भी हमने पिछली वीडियो में एसएलओस में बात की थी। बहुत ही सिंपल है, हमारे पास इतना अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि वो बाहर से प्रेशर ज़्यादा है और पार्टिकल्स के लिए एस्केप करना मुश्किल है। इंक्रीजिंग पीपी। नेक्स्ट। Question number 7. Describe how molecular mass influences the rate of diffusion. यहाँ पर हमें कहना है कि ये बताएंगे मॉलिक्यूलर मास कैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये हमें ग्रेहम्स लॉ से मिलता है, जिसको हमने पिछली वीडियो में डिराइव किया था। बहुत ही सिंपल है
कि हमारे पास हमारे पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास। तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन और मोलर मास के दरमियान रिलेशनशिप है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग मोलर मास को 4 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट, ये प्लीज़ आप सॉल्व करके दिखाएंगे 4 टाइम इंक्रीज करके हाफ कैसे होगा? ओके, तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमने निकालना है, मसलन हम लोग पहले हमारा रेट था R1 और मोलर मास था M1, फिर हमारे पास रेट है R2 और मोलर मास है M2। हमने बुनियादी तौर पर निकालना है R2 डिवाइडेड बाय R1, क्योंकि यही होगा कि हमारे पास वो कितने टाइम्स रेट जो है वो इंक्रीज़ किया है। अगर R2 R1 बराबर होंगे तो ये 1 होगा, R2 डबल होगा तो ये 2 हो जाएगा, हाफ होगा तो 1/2 हो जाएगा। तो हम इसको बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास होगा, अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएं तो ये हमारे पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ M1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ M2। यहाँ पर हमारे पास जो M2 है, हम कह रहे हैं M2 इज़ इक्वल टू 4M1। अगर हम लोग अपने मॉलिक्यूलर मास को 4 टाइम्स कर रहे हैं तो ये हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ M1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ M1 डिवाइडेड बाय नीचे वाला आ रहा होगा 4। इसके बाद ये सब कुछ कट के हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R1। R2 डिवाइडेड बाय R1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। M2 की जगह पे 4M1 पुट करना चाहिए था ना, M2 की जगह पे 4M1 पुट करना चाहिए था, क्योंकि M2 हैज़ बिकम 4M1। कंट्रोल जी को यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 4M1। यस M1 यस यस, ओके ओके, दिस इज़ अ मिस्टेक। तो बस यहाँ पर 4M1 होगा और इसके बाद ये होगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4, क्योंकि M1 का स्क्वायर रूट और M1 का स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि जब हमने अपने मोलर मास को 4 टाइम्स इंक्रीज़ किया तो हमारे पास जो रेट था वो हाफ हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको इक्वालिटी और कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, गिव एन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन एंड एक्सप्लेन इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देनी है सब्लिमेशन की और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बतानी है। हमने पिछली वीडियो में 2 एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। यहाँ पर हम उसमें से कोई एक एग्जांपल दे देंगे। तो मसलन सॉलिड एयर फ्रेशनर, जैसे कि हमने देखा था, वो आपके पास जो उनके अंदर केमिकल है वो सॉलिड में होता है, लेकिन जब आप स्प्रे करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसकी एक सब्लिमेशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और इसका फ़ायदा ये है कि सॉलिड को कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना और उसको स्टोर करना काफ़ी ज़्यादा आसान है बनिस्बत लिक्विड के। नेक्स्ट, Question number 9, why is the diffusion of gases faster at higher temperature? तो यहाँ पर हमसे सवाल है कि जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है वो ज़्यादा टेम्परेचर्स पर ज़्यादा फास्ट क्यों हो जाती है। तो ये इस पर भी हमने पहले बात की थी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी, यानी हमारे पार्टिकल्स की स्पीड इंक्रीज़ कर जाएगी और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी वही बुनियादी तौर पर रेट ऑफ डिफ्यूजन है। तो हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Question number 10, how does Avogadro's law relate to the volume and number of moles of gas? क्वेश्चन है कि कैसे एवोगाड्रोस लॉ वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान में रिलेशन कायम करता है। तो जवाब बहुत ही सिंपल है कि जो कि उसकी रिलेशनशिप है कि नंबर ऑफ मोल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम
of the gas when temperature and pressure are constant. ओके, आप ज़रा वापस जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करना चाहूँगा उसमें, इसको प्रूफ करने में। तो थोड़ा सा नीचे कीजिए ताकि स्टेटमेंट आ जाए। नीचे कीजिए ताकि स्टेटमेंट आ जाए। बस इसको थोड़ा ऊपर करें ताकि सिर्फ यही स्टेटमेंट रहे। बस ओके, तो इसका ज़रा प्रूफ मैं बेहतर तरीके से करूँगा। देखिए, जब आपने ये चेक करना हो कि कितने टाइम्स कोई चीज़ दूसरे से बड़ी है, तो उसके लिए एक मेथड ये है, आप इधर तक तो ये बिल्कुल ठीक है जो इन्होंने किया है। डिलीट। कट इट, कट इट आल्सो। इसको भी ज़रा काट दें ताकि स्क्रीन पूरी हो जाए। जी वापस जाएं। देखिए, इसका ये तरीका है कि फॉर एग्जांपल आपके पास दिस इज़ योर R1। R1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ M1। तो अब आप R2 आपने जब पुट अप करना है, तो R2 में आपने क्या किया है, R2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ M2। अब अगर आप ये देखें कि आपने M2 को आप अगर 4 टाइम्स बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी कि M2 इज़ 4 टाइम्स ग्रेटर 4 टाइम्स टू M1, तो हम इसकी जगह पे ये पुट कर सकते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4M1। ओके, तो इसमें से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं R2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, और 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ M1 को हम सेपरेट कर लेते हैं। अब इस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ M1 की जगह पे हम R1 पुट कर सकते हैं। तो इसमें से थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा स्क्रीन को। अब इसमें से अगर हम यूं पुट करें तो R2 बिकम्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू R1। इधर से आपको अंदाज़ा होगा कि R2 हैज़ बिकम हाफ ऑफ R1। बेसिकली ये था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर आप मास को 4 टाइम्स बढ़ाएं, M1 को 4 टाइम्स बढ़ाएं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हाफ रह जाता है। ओके, थैंक यू। ओके, उससे पहले एक एमसीक्यू में एक मिस्टेक थी जिसको हम करेक्ट कर लेंगे। तो जो 7वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी द प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस व्हेन, तो ये होगा व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। क्योंकि हमने इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में भी बात की कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स मोर फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे और उस वजह से आपके पास फोर्स बढ़ जाएगी और आपके पास प्रेशर बढ़ जाएगा। थैंक यू।